तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 2 का सेकंड पार्ट। ये इसमें आज टॉपिक जो है वो है, फर्स्ट है अपना मूवमेंट का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर और स्टैंडर्ड केसेस पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड केसेस में मैं मतलब ये रिएक्शन मूवमेंट और रिएक्शन फोर्स है उसको अप्लाई करके बताऊंगा। और सेकंड फिर हम पढ़ेंगे बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स। और लास्ट में अपना एसएफडी एंड बीएमडी, क्योंकि ये अपने गेट के सिलेबस में है तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया था। वैसे अपना एंड सेमेस्टर में तो ये नहीं आएगा एसएफडी एंड बीएमडी। तो क्योंकि हमारी मिड सम की डेट बहुत अभी जल्दी आ गई तो मैं काम करूंगा अपना ये, जैसे वीडियो नंबर 7 है तो वीडियो नंबर 8 के लिए अभी मैं प्लेस जगह छोड़ दूंगा। और जब अपना मतलब पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी बाद में बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा इसी सीक्वेंस में। एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि जैसे कि अपना बेंडिंग मोमेंट है और शियर फोर्स है, तो ये तो हमें मतलब हम इसको ये तो मतलब सिंपल बताया जाए तो इसको 2-2 मिनट में मतलब इसकी डेफिनेशन बता के इसको फॉर्मूले लिख सकते हैं और उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब सिंपल जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैं आज इसको मतलब एकदम 360 डिग्री एनालिसिस करके मतलब डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली क्या होती है। हम लोग इसको फील करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और शियर फोर्स, और ये रियल लाइफ में स्ट्रक्चर्स में अप्लाई कैसे होता है। और हाँ, एक तो मैंने इसके मतलब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स से और खासकर शियर फोर्स से रिलेटेड, क्योंकि शियर फोर्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे मतलब इसको कभी डिटेल में नहीं बताया जाता, तो मैं इसके सारे डाउट्स बताऊंगा। और हो सकता है कि आपको डाउट्स हो नहीं तो पहले मैं डाउट क्रिएट करूंगा फिर उसके आंसर दूंगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना टॉपिक है मूवमेंट क्या होता है। तो पहले मैं देखो, हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है और उसके एक पॉइंट पे एक लोड लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल की कह देते हैं कि पॉइंट लोड लग रहा है, पी मतलब पॉइंट लोड। और हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं जो कि ए है, उसका नाम दे देते हैं ए। अब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो होगा डी। उसको एज्यूम कर लेते हैं कि डी है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ए पर एक मोमेंट लगेगा इस लोड के कारण जो पॉइंट पी पर लग रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है मोमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू लोड P at d डिस्टेंस फ्रॉम इट। ये हो जाएगा, तो मोमेंट हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। एक तो जो ये लोड लग रहा है, लोड ये बेसिकली लोड एक फोर्स होता है तो उसको फोर्स लिख देते हैं। और जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने d लिख दिया, तो ये हो गया हमारा मोमेंट का फॉर्मूला। सिर्फ मोमेंट का जो बस यही है मोमेंट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि हमारे ये दोनों पॉइंट है ना, ये किसी एक सेम स्ट्रक्चर पर लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो कि एक बीम पर ये दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मोमेंट हो गया। मैं इसके मतलब एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि व्हेन अ फोर्स अप्लाइज एट अ डिस्टेंस, तो अपना फोर्स है अप्लाइज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट ए, देन इट प्रोड्यूसेस अ मोमेंट। तो वो एक मोमेंट प्रोड्यूस करता है, तो वो मोमेंट प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली हम मोमेंट को इमेजिन कैसे कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा कि हम एक जैसे हमने घर में गेट होता है तो गेट एक हिंज से जुड़ा होता है और उस एक्सिस के अराउंड पे जब हम फोर्स लगाते हैं हैंडल पे, मतलब फोर्स लगाया तो उस पर रोटेट करेगा एक्सिस के अराउंड। तो उसी के मतलब हाँ, उसी फोर्स के कारण जो रोटेशन मतलब जो हमारा गेट है वो रोटेट कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। हैंडल पे एक पॉइंट ले लो और मतलब गेट के सारे पॉइंट एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे, तो उसके कारण हमारा उसे बोलते हैं मोमेंट। एग्जैक्टली वही होता है मोमेंट। तो उसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन तो है मोमेंट को मतलब इमेजिन करने के लिए कि अपना जो मोमेंट है, मोमेंट इज अ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये हमारी मतलब बेस्ट डेफिनेशन लगती है मुझे, क्योंकि इससे मतलब फील कर सकते हैं कि फोर्स के कारण जो रोटेशनल इफेक्ट होता है उसको मोमेंट कहते हैं। अब एक चीज़ और है कि अगर हम जैसे कि ये किसी एक स्ट्रक्चर में एक पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, तो उस पॉइंट के अराउंड हम सभी बाकी स्ट्रक्चर के पॉइंट पे जहाँ जहाँ पे लोड के कारण मोमेंट जनरेट हो रहा है उन सभी पॉइंट का समेशन करेंगे तो वो समेशन 0 होता है। ये हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन में पढ़ा है। और इससे मतलब कह सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल। अब क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव कन्वेंशन से मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके हम एग्जांपल में क्वेश्चन करेंगे तो उससे हम एकदम फील कर सकते हैं कि मोमेंट होता क्या है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेता हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम, तो एक साइड अपना हिंज सपोर्ट होगा और एक साइड रोलर सपोर्ट होगा। तो अब मान लेते हैं कि इस पर किसी एक पॉइंट पे एक लोड लग रहा है, ठीक है, पॉइंट लोड लग रहा है P। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस को
एल मान लो तो, और इसको मान लेते हैं डिस्टेंस को ए और इस डिस्टेंस को बी मान लिया, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करना है यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो देखते हैं। तो अपना फर्स्ट अब क्या है, अपना मतलब फर्स्ट स्टेप है इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व करने का कि हम जितने भी रिएक्शन मोमेंट यहाँ पे मतलब, तो यहाँ पे मैं मोमेंट वाली जो अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि वो, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये पॉइंट अपना ए पॉइंट है और ये पॉइंट अपना बी पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहती है हमें सपोज कर लो कि हमें ए के अराउंड पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करनी है, मतलब ए के अराउंड मोमेंट निकालेंगे। तो समेशन ऑफ मोमेंट अराउंड ए हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो अपना पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि जो हमारा जितने भी, एक तो हमारे ये लोड लग रहा है, लोड के कारण एक मोमेंट आएगा, तो हम पहले उसको बनाएंगे, ठीक है। तो लोड के कारण ये इस पॉइंट से ऐसा मतलब क्लॉक वाइज देखो तो क्लॉक वाइज इमेजिन कर सकते हैं, कि रोटेशन होगा। तो मोमेंट की डायरेक्शन भी यहाँ पे क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज मैंने बना दिया है। और उसी तरह से और मैं सारे रिएक्शंस ड्रॉ कर देता हूँ। हमने पढ़ा है कि जो अपना हिंज होता है उस पर हमारे 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन। और वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के कारण तो कोई मोमेंट होगा नहीं यहाँ पे, तो उसको मैंने नहीं बनाया। और ये हो गया हमारा रोलर के कारण वर्टिकल। तो बस, और फिर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं 2 तरीके से अप्लाई करके बताऊँगा। फर्स्ट तरीका है हम इस पॉइंट के अराउंड पे मोमेंट 0 ले लें। तो सेकंड तो ये अपना इसके कारण भी ये लोड लग रहा है यहाँ पे, रिएक्शन लोड लग रहा है उसके कारण भी मोमेंट आएगा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। जो अपना ए है तो ए, और जिस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हो ना, तो वहाँ पे मतलब जिस पॉइंट से मोमेंट निकाल रहे हैं बाकी पॉइंट्स के, तो उसका मोमेंट तो 0 होता है। तो इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। आर इंटू 0, ये क्लॉक वाइज है तो इससे पॉजिटिव होगा। ये अपना मोमेंट का फॉर्मूला होता है लोड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, और ये एंटी क्लॉक वाइज है तो नेगेटिव होगा। और ये जो रिएक्शन फोर्स है ये आर बी की इक्वल है, और अपना जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ए बी या एल मान लो इसको, तो एल दोनों सेम है क्योंकि ये हो जाएगा 0 की इक्वल। तो आगे हो जाएगा यहाँ पे पी ए माइनस आर बी इंटू एल इज इक्वल टू 0, और आगे जाके हो जाएगा पी इंटू ए इज इक्वल टू आर बी इंटू एल। और सेकंड तरीका है कि हम सिंपली अपना क्लॉक वाइज मोमेंट को एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट के इक्वल पुट कर दे। तो अपना क्लॉक वाइज मोमेंट है ये अपना ये वाला हो गया एक, तो हो जाएगा पी इंटू ए, और एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट है ये वाला, तो आर बी इज इक्वल टू और टोटल लेंथ। बस हमारा मतलब इससे वही चीज़ आ गई कम स्टेप्स में। तो जैसे कि यहाँ तक मैंने अभी तक सॉल्व कर ली थी इस क्वेश्चन को, तो मैंने आगे इसको सॉल्व कर लिया। रिएक्शन एट फोर्स एट बी निकालना है, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लोड इनटू अपना जो इसके लेफ्ट वाला डिस्टेंस है अपॉन टोटल लेंथ। और उसी तरह जैसे हमने रिएक्शन मोमेंट अराउंड ए निकाला, तो अगर हम मोमेंट अराउंड बी निकालेंगे तो रिएक्शन एट ए का भी एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद स्टैंडर्ड केसेस। तो हमारा पहला स्टैंडर्ड केसेस सही वाला क्वेश्चन यही इसी वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व कर दिया है, जिस पे अपने एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। और यहाँ पे एक मतलब जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि अपना लोड है ना, कि सेंटर पे नहीं लग रहा। अगर सेंटर पे लगता तो बस यहाँ पे अपॉन 2 कर लेते, दोनों पे इक्वल आते, और लोड अपॉन 2 मतलब दोनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब मैंने दोनों के फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पे, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोड है ना, लोड के राइट साइड वाले में यहाँ पे जो लोड लगेगा मतलब रिएक्शन लगेगा, लोड के राइट साइड पे जितना डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल लेंथ। और उसी तरह रिएक्शन एट दिस एंड, इस एंड को मान लो ए है तो इसको बी मान लेते हैं, इस एंड पे भी उसी तरह से पढ़ सकते हैं। अपना सेकंड केस है कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम एक साइड से फिक्स्ड होती है, एक साइड से फ्री है। अब इसके फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है, पी पॉइंट लोड लग रहा है। तो इस लोड के कारण तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर हम इस पर हमको क्या ड्रॉ करना है, हमको इस पर रिएक्शन फोर्सेस ड्रॉ करनी है और रिएक्शन मूवमेंट ड्रॉ करनी है बेसिकली स्टैंडर्ड केस में। यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्शन फोर्सेस एंड रिएक्शन मोमेंट्स। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो रिएक्शन में जो फोर्सेस जनरेट होती हैं या मोमेंट जो जनरेट होगा वो कब होता है, जब कोई हमारा मोमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है तो उसके रिस्ट्रिक्टेड उसके अपोजिट जनरेट होता है रिएक्शन मोमेंट, रिस्ट्रिक्शन के अपोजिट। तो जैसे कि अपनी बीम पे ये लोड लग रहा है, तो पहला तो ये लोड चाहता है कि हमारी बीम नीचे चली जाए, है ना। मतलब
एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो जाए, लेकिन ये अपना जो सपोर्ट है ना यहाँ पे इसको फिक्स्ड है, तो ये रोकेगा इसको नीचे जाने से। तो इसलिए यहाँ पे इसके इक्वल जस्ट इक्वल लगेगा लोड के इक्वल, ये अपना रिएक्शन फोर्स। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट है कि ये जो सपोज करो यहाँ पे ये फिक्स्ड नहीं है बल्कि एक हिंज होती, जैसे अपने गेट पे हिंज होता है, तो इस लोड के कारण एक क्लॉक ये गेट जैसा ऐसा खुल जाता, मतलब क्लॉक वाइज रोटेशन होता, और उसी फोर्स के कारण जो क्लॉक वाइज रोटेशन होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट, ठीक है। तो इस बीम की अपनी टेंडेंसी है कि इसमें मूवमेंट हो जाए पी के कारण, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये तो फिक्स कर दिया, यहाँ पे हिंज वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मूवमेंट नहीं होगा। तो मतलब उसके रिएक्शन में जो अपने बीम की टेंडेंसी है मूवमेंट करने की, तो उसके रिएक्शन में यहाँ पे जैसे क्लॉक वाइज मूवमेंट करता, अगर यहाँ पे फिक्स नहीं होता तो क्लॉक वाइज रोटेट करता, तो उसके अपोजिट पे अपने को एक एंटी क्लॉक वाइज रिएक्शन मोमेंट जनरेट होगा। तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया एंटी क्लॉक वाइज रिएक्शन मोमेंट को। अपना तीसरा स्टैंडर्ड केस है एक कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं और उस पर यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा देते हैं, और इसकी लेंथ है एल लेंथ मान लो इसकी, और ये है। तो अब हमको यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस एंड रिएक्शन मूवमेंट लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब सब मैं इधर क्लियरली लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रफ में सब छोटे मोटे काम कर लेता हूँ एक्सप्लेन करने के जल्दी से। अपनी कैंटिलीवर बीम है, तो क्या करेंगे, हमको रिएक्शन लिखना है ना। हाँ, तो अपना फर्स्ट स्टेप है जब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो या यूबीएल हो, तो उसको हम एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगेगा सेंटर पे, सिमेट्री के हिसाब से सेंटर पे लगेगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2। हम तो पॉइंट लोड जैसा कि इसकी हमें कोई मतलब इंटेंसिटी दी होगी W, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे लोड W/L। तो इसके कारण यहाँ पे रिएक्शन पे लगेगा W/L। ये तो अपना हमने रिएक्शन फोर्स लिख दिया। अब रिएक्शन मूवमेंट कैसे करेंगे, जैसा मैंने इस पर बताया, तो सेम इसकी टेंडेंसी है क्लॉकवाइज रोटेट करने की, तो इसके क्लॉकवाइज रोटेट करने की इसकी टेंडेंसी है। तो इसके अपोजिट हमें एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मूवमेंट लगेगा सपोर्ट पर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जो अपना लोड है इंटू जो डिस्टेंस है L/2, ये हो जाएगा WL²/2। तो मैं बना देता हूँ। पहले तो अपने लगेगा W/L यहाँ पे, और इधर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा WL²/2। वैसे सर ने मेरा ये एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन मेरे से वाइवा में पूछा था, तो मैंने यही वाला मतलब सिंपली यही चीज़ की थी। मैंने ना डिस्टेंस को L/2 लिया था, तो मैंने मतलब सही बता दिया था सर को, लेकिन सर को लग रहा था कि जो डिस्टेंस होगा वो L है, तो मैंने गलत किया है। फिर बाद में तब वाइवा वाले जो दूसरे टीचर थे उन्होंने चेक किया, तो बोला कि सही है मेरा, मतलब फ़ायदा है। मैंने सोम को पहले पढ़ लिया था ना, जब सेकंड सेम का वाइवा चल रहा था। तो अब करते हैं हम यूडीएल हो गया, अब पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इसको भी मैं कैंटिलीवर बीम में लगा देता हूँ। इसके दो केसेस बनेंगे, या तो अपना ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा, और या उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन सकता है। तो मैं दोनों केसेस बता देता हूँ। पहले ये वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। और इसकी इंटेंसिटी मान लो W दी है, लेंथ है L, बार बार मैं नहीं लिखूँगा लेंथ L। बेसिकली ड्रॉ करते हैं। ये सबसे सिंपल चीज़ है, अगर बस रिएक्शन मोमेंट और रिएक्शन फोर्स निकालना। तो मैं इसको बस यही वाला केस हमारा। तो अपने को क्या करना है, ये इसका एरिया निकालेंगे। ये लेंथ है और इंटेंसिटी इसको W है। तो हमको पता है जो पॉइंट लोड में, जो हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो जिसका लोड डायग्राम का एरिया ही हो जाएगा अपना पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो लोड लगेगा तो ये हो जाएगा हाफ इंटू W इसकी लेंथ कंसिडर कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, और ये लेंथ, तो ये हो जाएगा WL/2। तो ये नीचे से रिएक्शन और फोर्स हो जाएगा WL/2। और सिमिलरली अब बात है कि अपना वो मूवमेंट कहाँ पे लगेगा। तो मैंने मूवमेंट यहाँ पे बीच में बना दिया। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, जब ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो ये साइड मैक्सिमम वाली साइड है ना, जहाँ से लोड अपना मैक्सिमम लग रहा है, तो उसके A/3 डिस्टेंस पे या यहाँ पे L/3 डिस्टेंस पे ये वर्क करेगा। तो उसको L/3 से कर देंगे, या A/3 L/3 से इंटू कर देंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी WL3 अपॉन यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। एक तो है हमारा रिएक्शन कितना लग रहा था WL/2, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगा अपना जितना निकाला था WL/3/6। या सॉरी WL ये स्क्वायर होगा ना, तो WL²/6। और सिमिलरली मैंने जिस तरह ये वाला बताया है, आप फिफ्थ केस में बस इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर लेंगे, तो अपना UBL जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्री एंड पे होगी। तो बस आप ये वाला आप खुद से ट्राई करो। उसमें क्या करना कि अपना जो लेंथ है L/3 है ना, तो यहाँ पे 2L/3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे लगेगा, तो
इससे सपोर्ट से एंड नापेंगे तो ये 2L/3 और ये L/3 ऐसा पुट कर देंगे तो अपना आ जाएगा रिएक्शन फोर्स तो अपना सेम ही रहेगा जो जितना था हमारा WL/2 और ये आ जाए इसकी वैल्यू आ जाएगी WL/2/3। अपन हम लास्ट केस पढ़ लेते हैं अभी के लिए। इसको हम मान लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम में एक यूवीएल लगा के देखते हैं क्या होता है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी, एक साइड लगेगा हिंज फोर्स और एक साइड लगेगा हिंज सपोर्ट और एक साइड रोलर सपोर्ट, और इस पर मैं ले लेता हूँ एक यूवीएल। तो इसके लिए भी मुझे किसी पॉइंट के अराउंड पे मोमेंट जीरो करना पड़ेगा, तभी मतलब रिएक्शंस आएंगे। तो पहला हमारा सबसे पहले स्टेप जो सब में करेंगे तो इसको पॉइंट लोड में करेंगे तभी। तो पॉइंट लोड में करेंगे तो यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे यहाँ पे कुछ लगेगा L/3 डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 2L/3। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, सॉरी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला केस है अपना। तो मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके कारण यहाँ पे ए पॉइंट पे हम मूवमेंट मान लेते हैं, ए पॉइंट पे सारे मूवमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपना तो एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्स हिंज पे लगेगा और एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्स रोलर पे लगेगा। तो इसको मान लेते हैं ए और इसको कह देते हैं बी। तो मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल कर देता हूँ। तो इसके कारण तो एक अपना मूवमेंट नीचे आएगा और इसके कारण मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये क्लॉकवाइज है तो और इसका कितना है मतलब अपना इंटेंसिटी एरिया के इक्वल WL/2 WL/2। तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा WL/2 इंटू ये जो अपनी लेंथ है 2L/3 क्लॉकवाइज इंटू एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में RV इंटू ये पूरी डिस्टेंस है हमारी L। तो ये हो जाएगा 2WL का स्क्वायर अपॉन √3/6 और RV इंटू L। तो सॉरी इसको RB में लिख देता हूँ, RB L से L कट गया, R रिएक्शन फोर्स एट B आ गया अपना 2W/6 और ये हो जाएगा W/3। तो रिएक्शन फोर्स एट A हो जाएगा टोटल लोड जो हमारा टोटल ये है WL/2 से डायरेक्ट इससे माइनस कर देते तो आ जाएगा आंसर WL/2 माइनस W/6। ये तो WL ही है ना, तो ये कितना होगा एलसीएम ले लेंगे तो 3WL 6 माइनस W/6 तो जगह 2WL/6। और WL/3 तो बस मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे लग रहा है WL/6 और इधर रिएक्शन लगेगा WL/3। अब जो हमने सारे स्टैंडर्ड केसेस पढ़ लिए मेरे ख्याल से, मतलब मैक्सिमम तो पढ़ लिए अभी तक। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं साथ में, तो उससे मतलब जितने भी डाउट्स होंगे रिएक्शन मोमेंट और रिएक्शन फोर्सेस निकालने के लिए तो वो क्लियर हो जाएंगे हम अपने को। तो ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे अपने को दिया हुआ है एक पॉइंट लोड लग रहा है 120 और अपने को एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी लग रहा है। ये अपनी जो डिस्टेंस है बीम की वो है 6 मीटर और अपना जो ये यूडीएल का लोड इंटेंसिटी दी हुई है वो है 20 किलोन्यूटन पर मीटर। मैं शायद अपना जो मूवमेंट है इसकी मैंने यूनिट नहीं बताई, तो मैं इसकी यूनिट वही होगी जो फोर्स की यूनिट होती है, न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर। बस ऐसा ही, मतलब जो एक फोर्स को यूनिट इनटू डिस्टेंस की यूनिट, सिंपल। और अपना जो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये है 275 किलो न्यूटन मीटर। और बस अपना क्वेश्चन यहाँ ये डिस्टेंस भी दे देता हूँ, ये डिस्टेंस है 2 मीटर। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड रिएक्शन फोर्स एंड रिएक्शन मोमेंट एट द सपोर्ट। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब जितने भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। तो मैं बता देता हूँ जल्दी से। पहले तो अपना पहला स्टेप है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि जो भी पॉइंट लोड है, पहले तो पॉइंट लोड लिखो उसे। पॉइंट लोड मैंने लिख लिया 120। अब जो यूडीएल है उसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अपना
बीच में लगेगा, मतलब ये 6 है तो अपना ये अगर ये 2 मीटर है तो ये हो जाएगा अपना 3 मीटर ये डिस्टेंस। और ये इसकी इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट लोड की 20 × 6 × 120। अपना मतलब यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कर लिया। अब एक काम कर लेते हैं कि हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है यहाँ पे मूवमेंट, तो उसको लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, हमने ये पॉइंट लोड में सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। और एक तो हमको दिया हुआ है ये अपना एंटी क्लॉकवाइज जो गिवन मोमेंट है 275, तो इसकी मैंने डिस्टेंस नहीं दी, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है हमारी 4 मीटर, मतलब कुछ भी मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 4 मीटर है। तो अपना ये हो गया। अब मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने वो लिख दी। अब सेकंड चीज़ करते हैं, अब ये पॉइंट है कि अपना जो लोड होगा ना पॉइंट लोड के कारण हमको मूवमेंट लगेगा, वो हमें पता है। तो वो सारे हम मूवमेंट ये क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे लगेंगे। तो अब हमको रिएक्शन फोर्स लिखनी है। हमको पहले तो एक काम कर देते हैं, रिएक्शन फोर्स जो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगी ना, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स, सॉरी वर्टिकल रिएक्शन फोर्स, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी जितनी भी ये है हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में ये वर्क कर रही है वाली फोर्स, तो जितनी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये पॉइंट लोड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है इसके सम की इक्वल होगी। तो ये बेसिकली हो जाएगी अपनी 120 जो दी हुई है 120, और ये 120 हमने जो यूडीएल से बनाई है 120 + 120 = 240। तो ये तो अपना सिंपल है। अब सेकंड है हमें रिएक्शन मूवमेंट निकालना है = 240। अब रिएक्शन मूवमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपन कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल के लिए ए, इसके अराउंड सभी मूवमेंट निकालेंगे और उसका सम करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी तो देखेंगे कि हम वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसके जो भी होगा मतलब नेट मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन पे और रिएक्शन मूवमेंट लगा देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए। तो पहले तो इसके कारण 120 × 2 क्लॉकवाइज है, और ये भी है 120 × 3, और ये जो हमारा दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 275 × 4। बस ये कैलकुलेटर्स इसको, तो इसका आंसर आ रहा है -500। माइनस मतलब ये लगेगा अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, नेट मोमेंट जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लगेगा। तो हमको जो रिएक्शन मोमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे सपोर्ट पे लगेगा। बस ड्रॉ कर देते हैं अपना रिएक्शन मोमेंट। यहाँ पे रिएक्शन मोमेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 500 kN/m। तो फिर स्टार्ट करते हैं अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनली बेंडिंग मोमेंट। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। तो ये होती है बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ द इंटरनल मोमेंट डेवलप्ड इन बीम टू मेंटेन मोमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ बीम इन पार्ट्स। तो एक्चुअली हम इसको फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो एक्चुअली समझ नहीं आती, अब मैं सेकंड वाली ही पढ़ता हूँ। ये मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छी की डेफिनेशन है। इट इज़ द बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन। तो हमें समझ में आया कि बेंडिंग मोमेंट होती है एक क्रॉस सेक्शन में लगती है ऑफ द बीम, ठीक है, बीम के एक क्रॉस सेक्शन में लगती है। तो ये ज़्यादा क्लियर हुआ हम अपने को। इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो देखो इसको मैं सपोज करूँ हमारे पास कोई भी एक बीम ले ली। अब हम जो बेंडिंग मोमेंट होता है हम हमेशा क्रॉस सेक्शन में निकालते हैं। तो मैं पहले तो रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ एक्स, वाई एंड जेड। मैंने भले ये डायग्राम 2D में बनाया लेकिन एक बीम है, तो हमें इसका एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है, कहीं भी क्रॉस सेक्शन ले लिया, एग्जांपल ये क्रॉस सेक्शन लिया इसका। अब इस पर हमको बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। तो या तो इसके लेफ्ट साइड जितने भी बेंडिंग मोमेंट है या राइट साइड सॉरी जितने भी मोमेंट है उनका सम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन। तो अब क्या होता है कि क्योंकि लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड ले लो, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड जितने भी मोमेंट्स होंगे उनका सम और राइट साइड जितने भी मोमेंट्स होंगे उनका सम इक्वल होता है। और वो इक्वल क्यों होता है, क्योंकि अपना जो बीम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, सपोज करो अगर राइट साइड ही कोई मूवमेंट आ गया इस पर, राइट साइड मूवमेंट आ रहे हैं तो बीम तो अपनी रोटेट होने लगेगी ना एक फिक्स पॉइंट, मतलब एक जगह पे रोटेट होने लगेगी, लेकिन रोटेट तो नहीं हो रही है। तो इसको मेंटेन करने के लिए अपोजिट साइड भी वही मूवमेंट होता है, लेकिन वो दोनों इक्वल होते हैं, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एक तो अपना ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बेंडिंग मूवमेंट क्रॉस सेक्शन पे लगता है। अब बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली ना दो टाइप के बेंडिंग मोमेंट होते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाए हैं। तो अगर आप मतलब क्लियर ना हो तो मैंने बेसिकली क्या किया है, अपनी एक बीम है, जैसे कि मैंने बीम को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इसका एक क्रॉस सेक्शन काटा है ऐसा, समझ के, इसका क्रॉस सेक्शन है ये। तो अब मैं बताता हूँ कि दो टाइप्स के बेंडिंग मोमेंट कैसे होते हैं। एक बेंडिंग मोमेंट होता है जिसमें अपना इसके बेंडिंग मोमेंट में एक क्रॉस सेक्शन के दो फेसेस पे बेंडिंग मोमेंट लगते हैं। जैसे कि सपोज करो ये अपना बहुत बड़ी बीम है कोई, इसमें एक छोटा पेज काट के एक्सप्लेन करता हूँ।
ये मान लो कोई ये पेजेस है ना, ये पेजेस एक साथ बहुत सारे पेजेस लगे हैं एक साथ, ठीक है, तो एक अपनी एक बीम बन जाएगी। अब ये मैंने एक पेज हटाया जो कि बीम का क्रॉस सेक्शन है। अब इस क्रॉस सेक्शन के भी दो फेसेस हैं, तो उन दो फेसेस पे अपने बेंडिंग मोमेंट लगेंगे। सपोज कर लो कि अपना ये लेफ्ट फेस है और ये फेस है राइट फेस, तो अपना लेफ्ट फेस पे एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है अपना। सपोज कर लो एग्जांपल के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे लग रहा है, और राइट फेस पे क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसा होता है अपनी जब हॉगिंग कंडीशन आती है। मैं बता दूँ हॉगिंग कंडीशन क्या होती है। बेसिकली देखो, तो पहले मैं इस केस को इसमें लिख देता हूँ। तो पहले है अपना एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट फेस, राइट फेस क्लॉकवाइज है, ठीक है। सॉरी, हॉगिंग कंडीशन नहीं हो, मैंने अपोजिट बता दिया। जब ऐसा और ऐसा ही मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है कि लेफ्ट फेस में क्लॉकवाइज हो और राइट फेस में एंटी क्लॉकवाइज हो। अब इस तरह की दो कंडीशन हो गई। अब इनका नाम बता देता हूँ, उनको क्या बोलते हैं। पहले को तो बोलते हैं ऐसे, जब ऐसे कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं अपन सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, और इसको कहेंगे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है उसको साइन कन्वेंशन में हमेशा हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट को साइन कन्वेंशन में नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अब सैगिंग क्या होती है और हॉगिंग क्या होती है, मैं इसके बाद जो वीडियो में बेंडिंग स्ट्रेस बताऊंगा तो उसमें एकदम क्लियर कर दूंगा सैगिंग और हॉगिंग के बारे में, ठीक है। तो फिर मैंने मतलब ये क्लियर कर दिया। आप ये साइन देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इतना तो मतलब नॉलेज होगा। तो अब मैं एक एग्जांपल लेके उस क्वेश्चन सॉल्व करके क्लियर करता हूँ अपना ये बेंडिंग मोमेंट, तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे एक में अगर कन्फ्यूजन हो तो एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ये क्रॉस सेक्शन लिया ना मैंने, तो इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मतलब बना दिया। ये सिर्फ शो करने के बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो वो ड्रॉ करना है इधर हमें, एक्चुअली इसलिए बनाया। एक्चुअली में तो ये प्लेन का सिर्फ मतलब फ्रंट व्यू देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन होगी, क्रॉस सेक्शन मतलब एक लाइन फ्रंट व्यू से। तो साइड व्यू से देखो तो भले एक रेक्टेंगल या स्क्वायर हो, क्रॉस सेक्शन या कुछ भी हो सकता है वो। तो बस फिर इसको मैं सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब ये है कि हमको देखो हमें दो मतलब, या तो लेफ्ट हैंड साइड जो मतलब बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन क्या थी एक क्रॉस सेक्शन पर, या तो लेफ्ट हैंड साइड के जितने मोमेंट हो गए उनका सम, या राइट हैंड साइड के मोमेंट हो गए उनका सम। तो इसमें से हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आंसर इक्वल आएगा। तो हम कर लेते लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो हमको कौन सा हम तो मोमेंट हमेशा एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, तो यहाँ पे हम सेक्शन के अबाउट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कन्वेंशन हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मतलब इसके कारण सपोज कर चलो हम सेक्शन के अराउंड निकाल रहे हैं, तो इसके कारण हम मान लेते हैं कि अपना इस सेक्शन के कारण ये जो लोड डाउनवर्ड्स लग रहा है इसके कारण हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, और उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये क्लॉकवाइज और ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो हम दोनों बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। ये तो है 60 × 1 क्लॉकवाइज, और माइनस पे ये 100 × 200 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा -40। -40 रिप्रेजेंट करेगा एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह इसको भी चेक करेंगे ना, तो अपना पहले तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बना लेता हूँ, 140 एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं, ये भी जो आंसर आएगा तो वो 140 आएगा, 140 के इक्वल होगा, बस वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख दिए हैं कि कैसे सॉल्व करना है। पहले तो अपने को जितने भी या तो लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे या राइट हैंड साइड का, क्योंकि दोनों इक्वल ही आएंगे। तो पहले तो हमें जितने भी मूवमेंट गिवन फोर्सेस के कारण मूवमेंट्स है वो लिख लेना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का नेट मूवमेंट निकालना है और उसको बेंडिंग मूवमेंट के रूप में यहाँ पे लिख देना है। और जो दोनों मतलब ये एक कपल के फॉर्म में लिखना है और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। वैसे बेंडिंग मूवमेंट को अपना हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हमारा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये फाइनल टॉपिक है अपना शियर फोर्स। इसमें बहुत से कंसेप्ट अपने मतलब कपल वाले कंसेप्ट बेंडिंग मोमेंट जैसे ही हैं। इसको V से लिखते हैं या S से भी लिख सकते हैं, मतलब मैं तो V से लिखूँगा इसे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसकी डेफिनेशन है शियर फोर्स की, द इंटरनल फोर्स डेवलप्ड इन बीम सेक्शन टू मेंटेन द फोर्स इक्विलिब्रियम ऑफ बीम इन पार्ट्स। तो जस्ट लाइक बेंडिंग मोमेंट, जैसे उधर मोमेंट था उसी तरह यहाँ पे फोर्स आ गया है। तो फिर इसको और क्लियरली पढ़ सकते हैं कि शियर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो हम बीम के क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स निकालते हैं। इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। ये भी मतलब अपनी बेंडिंग मोमेंट के जैसे दो टाइप्स की होती हैं, तो मैं उसको लिख देता हूँ।
ये अपनी फर्स्ट वाली इसमें डाउनवर्ड्स होता है, अपना जो पहला फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं और इसका नेगेटिव लेते हैं। तो मैं बताता हूँ कि जो अपना मतलब फोर्स कन्वेंशन है कपल में, हमेशा कपल में रहते हैं। और ये ऐसा मतलब एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। देखो जैसे फिर से मैंने ये क्रॉस सेक्शन लिया है। अब ये क्रॉस सेक्शन क्यों अगर इसके जैसे पेज इसके मतलब आगे बहुत सारे पेजेस लगा देंगे तो अपनी एक बीम बन जाएगी। मतलब आप इमेजिन कर सके तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है अपना और इसकी बीम बन जाएगी। अब क्या होता है, देखो हमने क्रॉस सेक्शन लिया जो कि पेज है। अब पेज का मान लेते हैं ये है लेफ्ट फेस होगा, मतलब 2 फेस तो दिख भी रहे हैं, लेफ्ट फेस, और ये मान लेते हैं इसको राइट फेस का देते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट फेस में एग्जांपल के लिए जो अपना फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो उसके जस्ट राइट फेस में इसका अपोजिट लगेगा। भाई अपोजिट वाली बात एकदम पक्की है कि एक फेस पे जो भी डायरेक्शन होगी फोर्स की दूसरे वाले में उसकी जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ये हमारी पहली वाली कंडीशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव शियर फोर्स, और इसका अपोजिट हो जाए तो वो हो जाएगा नेगेटिव शियर फोर्स। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो मतलब क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे शियर फोर्स के। यार मेरा पेन, तो ये मैंने एक बीम लिया, ये इसको क्रॉस सेक्शन है, उसको फोर्स एग्जांपल के यहाँ पे 100 दे देते हैं, यहाँ पे 120 दे देते हैं। इधर पे एक यूडीएल लगा दिया मैंने, और यहाँ पे 80 किलो न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है। बस अब हमको बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना होगा। तो बेसिकली अब देखो ऐसा है यहाँ पे मतलब राइट हैंड साइड में यूडीएल वगैरह दिया हुआ है, तो वो तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। लेकिन हमको पता है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड का निकालो या राइट हैंड साइड का निकालो, तो सेम ही आएगा। तो बेसिकली ये मतलब टोटल यहाँ पे ओवरऑल देखो ये 100 है, ये 120 है, तो ओवरऑल 20 डाउनवर्ड लग रहा है क्योंकि 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे अपवर्ड 20 लगाना पड़ेगा। तो अपवर्ड यहाँ पे 20 लगा दिया मैंने, अपवर्ड 20 न्यूटन का फोर्स, और डाउनवर्ड जितना भी मतलब यूनिट दी हुई हो न्यूटन, डाउनवर्ड 20 न्यूटन का फोर्स। बस हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और चाहे तो ये सॉल्व करके चेक कर लेते, तो मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे लोड इंटेंसिटी तो बताई नहीं। लोड इंटेंसिटी है इसकी 30 किलो न्यूटन, और ये अपना जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर्स। तो बस हम क्या करेंगे, पहले तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 × 2 60, और ये नीचे वाला हो जाएगा 80। तो मतलब ओवरऑल अपने को ऊपर लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, तो मतलब जो शियर फोर्स में जो जनरेट होगा तो होगा नीचे अपोजिट डायरेक्शन पे 20 न्यूटन का। तो वही है, मतलब सही हो गया चेक। तो ये हमारा आंसर क्लियर है शियर फोर्स। और ये शियर फोर्स क्योंकि पहले अपना अपवर्ड है तो ये होगा नेगेटिव, तो आंसर हो जाएगा अपना शियर फोर्स है -20 न्यूटन्स। तो अब हमारा मतलब फिनिश होता है ये वाला चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं, मतलब ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। मुझे एसएफडी और बीएमडी भी बतानी थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तो हाँ मतलब ट्राई करूँगा जब अपना पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए सोम, फिर मैं अपलोड कर दूँगा मतलब अपनी सेम प्लेलिस्ट में। वैसे एक में अगर कन्फ्यूजन हो तो एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ये क्रॉस सेक्शन लिया ना मैंने, तो इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मतलब बना दिया। ये सिर्फ शो करने के बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बेंडिंग मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो वो ड्रॉ करना है इधर हमें, एक्चुअली इसलिए बनाया। एक्चुअली में तो ये प्लेन का सिर्फ मतलब फ्रंट व्यू देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन होगी, क्रॉस सेक्शन मतलब एक लाइन फ्रंट व्यू से। मतलब साइड व्यू से देखो तो भले एक रेक्टेंगल या स्क्वायर हो क्रॉस सेक्शन, या कुछ भी हो सकता है वो। तो बस फिर इसको मैं सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब ये है कि हमको देखो हमें दो मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड जो मतलब बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन क्या थी एक क्रॉस सेक्शन पर, या तो लेफ्ट हैंड साइड के जितने मोमेंट हो गए उनका सम, या राइट हैंड साइड के मोमेंट हो गए उनका सम। तो इसमें से हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आंसर इक्वल ही आएगा। तो हम कर लेते लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो हमको कौन सा हम तो मोमेंट हमेशा एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, तो यहाँ पे हम सेक्शन के अबाउट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कन्वेंशन हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मतलब इसके कारण हम सपोज कर चलो हम सेक्शन के अराउंड निकाल रहे हैं, तो इसके कारण हम मान लेते हैं कि अपना इस सेक्शन के कारण ये जो लोड डाउनवर्ड्स लग रहा है इसके कारण हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, और उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये क्लॉकवाइज और ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो हम दोनों बेंडिंग मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से। ये तो है 60 × 1 क्लॉकवाइज, और माइनस पे ये 100 × 2 200 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा -40। -40 रिप्रेजेंट करेगा एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह इसको भी चेक करेंगे ना, तो अपना पहले तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बना लेता हूँ, 140 एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं, ये भी जो आंसर आएगा तो वो 140 आएगा, 140 के इक्वल होगा, बस वो क्लॉकवाइज हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख दिए हैं कि कैसे सॉल्व करना है। पहले तो अपने को जितने भी या तो लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे या राइट हैंड साइड का, क्योंकि दोनों इक्वल ही आएंगे। तो पहले तो हमें जितने भी मूवमेंट गिवन फोर्सेस के कारण मूवमेंट्स है वो लिख लेना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का नेट मूवमेंट निकालना है और उसको बेंडिंग मूवमेंट के रूप में यहाँ पे लिख देना है। और जो दोनों मतलब ये एक कपल के फॉर्म में लिखना है और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। वैसे बेंडिंग मूवमेंट को अपना हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हमारा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फाइनल टॉपिक है अपना शियर फोर्स। इसमें बहुत से कंसेप्ट अपने मतलब कपल वाले कंसेप्ट बेंडिंग मोमेंट जैसे ही हैं। इसको वी से लिखते हैं या एस से भी लिख सकते हैं, मतलब मैं तो वी से लिखूँगा इसे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसकी डेफिनेशन है शियर फोर्स की, द इंटरनल फोर्स डेवलप्ड इन बीम सेक्शन टू मेंटेन द फोर्स इक्विलिब्रियम ऑफ बीम इन पार्ट्स। तो जस्ट लाइक बेंडिंग मोमेंट, जैसे उधर मोमेंट था उसी तरह यहाँ पे फोर्स आ गया है। तो फिर इसको और क्लियरली पढ़ सकते हैं कि शियर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो हम बीम के क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स निकालते हैं। इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। ये भी मतलब अपनी बेंडिंग मोमेंट के जैसे दो टाइप्स की होती हैं, तो मैं उसको लिख देता हूँ। ये अपनी फर्स्ट वाली इसमें डाउनवर्ड्स होता है, अपना जो पहला फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं और इसका नेगेटिव लेते हैं। तो मैं बताता हूँ कि जो अपना मतलब फोर्स कन्वेंशन है कपल में, हमेशा कपल में रहते हैं। और ये ऐसा मतलब एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। देखो जैसे फिर से मैंने ये क्रॉस सेक्शन लिया है। अब ये क्रॉस सेक्शन क्यों अगर इसके जैसे पेज इसके मतलब आगे बहुत सारे पेजेस लगा देंगे तो अपनी एक बीम बन जाएगी। मतलब आप इमेजिन कर सके तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है अपना और इसकी बीम बन जाएगी। अब क्या होता है, देखो हमने क्रॉस सेक्शन लिया जो कि पेज है। अब पेज का मान लेते हैं ये है लेफ्ट फेस होगा, मतलब दो फेस तो दिख भी रहे हैं, लेफ्ट फेस, और ये मान लेते हैं इसको राइट फेस का देते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट फेस में एग्जांपल के लिए जो अपना फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो उसके जस्ट राइट फेस में इसका अपोजिट लगेगा। भाई अपोजिट वाली बात तो एकदम पक्की है कि एक फेस पे जो भी डायरेक्शन होगी फोर्स की दूसरे वाले में उसकी जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो ये हमारी पहली वाली कंडीशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव शियर फोर्स, और इसका अपोजिट हो जाए तो वो हो जाएगा नेगेटिव शियर फोर्स। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो मतलब क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे शियर फोर्स के। यार मेरा पेन, तो ये मैंने एक बीम लिया, ये इसको क्रॉस सेक्शन है, उसको फोर्स एग्जांपल के यहाँ पे 100 दे देते हैं, यहाँ पे 120 दे देते हैं। इधर पे एक यूडियल लगा दिया मैंने और यहाँ पे 80 किलो न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है। बस अब हमको बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना होगा। तो बेसिकली अब देखो ऐसा है, यहाँ पे मतलब राइट हैंड साइड में यूडियल वगैरह दिया हुआ है, तो वो तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। लेकिन हमको पता है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड का निकालो या राइट हैंड साइड का निकालो तो सेम ही आएगा। तो बेसिकली ये मतलब टोटल यहाँ पे ओवरऑल देखो ये 100 है, ये 120 है, तो ओवरऑल 20 डाउनवर्ड लग रहा है क्योंकि 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे अपवर्ड 20 लगाना पड़ेगा। तो अपवर्ड यहाँ पे 20 लगा दिया मैंने, अपवर्ड 20 न्यूटन का फोर्स और डाउनवर्ड जितना भी मतलब यूनिट दी हुई हो न्यूटन, डाउनवर्ड 20 न्यूटन का फोर्स। बस हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और चाहे तो ये सॉल्व करके चेक कर लेते, तो मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे लोड इंटेंसिटी तो बताई नहीं। लोड इंटेंसिटी है इसकी 30 किलो न्यूटन और ये अपना जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर्स। तो बस हम क्या करेंगे, पहले तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 13 × 2 60 और ये नीचे वाला हो जाएगा 80। तो मतलब ओवरऑल अपने को ऊपर लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। तो मतलब जो शियर फोर्स में जो जनरेट होगा तो होगा नीचे अपोजिट डायरेक्शन पे 20 न्यूटन का। तो वही है, मतलब सही हो गया चेक। तो ये हमारा आंसर क्लियर है शियर फोर्स। और ये शियर फोर्स क्योंकि पहले अपना अपवर्ड है तो ये होगा नेगेटिव। तो आंसर हो जाएगा अपना शियर फोर्स है -20 न्यूटन्स। तो अब हमारा मतलब फिनिश होता है ये वाला चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं मतलब ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। मुझे एसएफडी और बीएमडी भी बतानी थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तो हाँ मतलब ट्राई करूँगा जब अपना पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए फिर मैं अपलोड कर दूँगा मतलब अपनी सेम प्लेलिस्ट में।